ब्राउन ब्रेड्स होती नहीं है क्या? जेन्युइन ब्राउन ब्रेड, मतलब ब्राउन तो है नहीं ना, ब्राउन करने के लिए कलर डाला है उसमें। हमारा जो प्लेजर फूड होता था वो हमारा गिल्ट फूड हो गया है। तो आप अगर काउंटर से उठा रहे हैं तो जो 3 दिन पुरानी ब्रेड है वो ज़्यादा सॉफ्ट दिख रही है आपको, और जो फ्रेश ब्रेड है वो लग रहा है आपको नहीं इसको नहीं, इसको लेता हूं। क्या शेफ मतलब क्या बावर्ची का काम करोगे क्या? एब्सोल्यूट, कि बिस्तर ही तो बिछाने हैं, कि शेफ है तो प्याज ही तो काट रहा होगा। क्या ये टैबू आज भी है? मैं बात करूं अगर ताज होटल की, तो मेरे कुछ शेफ ऐसे हैं जिनके पास 60 ईएल यानी प्रिविलेज लीव्स जो मिलती हैं वो उन्होंने कभी ली नहीं, कि नहीं घर रह के क्या करेंगे। 10 बच्चे को हमने मल्टीपल किया तो बहुत बढ़िया, शानदार, हम तो अंबानी बन जाएंगे। ये जुलाई बैच की बात करूंगा मैम, जनवरी में 2 ही बच्चे आए। तो एक गांव से निकला लड़का, और वो भी कितने साल पहले, 25 साल पहले, जब उसने कहा होगा कि मैं शेफ बनना चाहता हूँ या ये होटल इंडस्ट्री में जाना है, डांट पड़ी होगी घर में। उनका मन करता है मैं अपने मन को भी खत्म कर दूं, इनका भी कुछ कर दीजिए। एक समय था जब पेस्ट्री, केक, कुकीज, ये नाम सुनने का मतलब था मुंह में पानी आना, मन ललचा जाना। हम छोटे थे तो इंतजार करते थे कि किसी की बर्थडे पार्टी होगी तो केक खाने को मिलेगा। यानी केक, पेस्ट्रीज, ये हमारे प्लेजर फूड्स हुआ करते थे, बहुत सुख देते थे, आनंद देते थे। अब क्या हो गया है? अब इनका ख्याल आते ही ना पहले तो गिल्ट आ जाती है कि ओहो हो, इतनी शुगर, इतनी कैलोरीज। तो अब वो हमारा जो प्लेजर फूड होता था वो हमारा गिल्ट फूड हो गया है कि खाएं या ना खाएं। तो क्या वाकई ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए इतनी खतरनाक हैं जितना हम सोचते हैं? या इनके हेल्दी ऑप्शंस भी हैं जिनसे मेरे जैसे लोग जो वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें खा सकें? हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ये बीते कुछ सालों में कितना बदली है और आगे कितना बदलने वाली है। और जो यंगस्टर्स इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, जिन्हें शौक है कि वो भी शेफ की हैट पहने, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किस तरह के स्ट्रगल्स के लिए तैयार रहना चाहिए? ऐसे मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही जाने माने शेफ डॉक्टर बालेंद्र सिंह, और ये अपने आप को पेस्ट्री शेफ कहते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बालेंद्र। थैंक यू वेरी मच मैम। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, पेस्ट्री शेफ, हमें नहीं पता था इस तरह के क्लासिफिकेशंस भी होते हैं, तो ऐसे कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं, ऐसे नाम? जैसे सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स की अलग अलग पोजीशंस होती हैं, सो जो पेस्ट्री डिपार्टमेंट्स है उनका जो हेड है वो होटल में या बेकरी में पेस्ट्री शेफ कहलाए जाते हैं। अच्छा। बाकी बाकी जो किचन के हेड होते हैं उनको हम एग्जीक्यूटिव शेफ कहते हैं। तो पेस्ट्री शेफ में भी पेस्ट्री शेफ से ऊपर एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ्स भी हैं, और अगर वो 4-5 होटल्स को टेक ओवर कर रहे हैं एक तरह से, उनको देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, उनके पेस्ट्री शेफ्स को हायर कर रहे हैं, वहाँ पे जाके R&D कर रहे हैं, तो उनकी पोजीशन हो जाती है कॉर्पोरेट पेस्ट्री शेफ्स। तो एक एक कंपनी के पास एक कॉर्पोरेट पेस्ट्री शेफ भी होता है, फिर इंडिविजुअल यूनिट के पास एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ्स होता है, देन पेस्ट्री शेफ, देन अलग अलग हायरार्की है, फिर वो ऊपर से नीचे तक आ जाता तो आप हमेशा से पेस्ट्री शेफ ही थे या बाकी काम भी किए हैं आपने? है। मतलब नहीं मैम, जो हमारा सिस्टम है, अगर मैं होटल की बताऊं आपको, तो सबसे पहली जो पोजीशन स्टूडेंट को मिलती है आफ्टर ग्रेजुएशन यानी होटल मैनेजमेंट करने के बाद, तो सबसे पहले उनको एक चांस मिलता है होटल में, कोर्स के बीच में ही होटल को देखने का, एज एन इंटर्न। ओके। इंडस्ट्रियल ट्रेनी कहते हैं, वो पहली पोजीशन होती है। उस इंटर्नशिप के बाद स्टूडेंट वापस आता है, अपना कोर्स कंप्लीट करता है, देन उनकी पहली पोजीशन होती है कॉमीज। बहुत साल पहले, यानी मैं 25 साल पहले की बात करूं, तो उस टाइम पे कॉमी 3, कॉमी 2, कॉमी 1 ऐसे करके डिवाइडेड थे ये पोजीशंस भी। यानी पहले बहुत बेसिक लेवल का कॉमी, फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस, फिर उससे एक्सपीरियंस। अभी वो पूरी ब्रिज हटाने के एक ही पोजीशन कर दी जिसका नाम है कॉमीज। अच्छा। तो सबसे पहली पोजीशन होटल में शेफ की कॉमीज, उसके बाद लगभग 2 या 3 साल अच्छा काम सीखने के बाद उनको नेक्स्ट पोजीशन मिलती है जिसका नाम होता है डेमी शेफ द पार्टी, यानी डेमी, नॉट फुल शेफ। उसके बाद उनकी नेक्स्ट पोजीशन होती है शेफ द पार्टी। अच्छा। ये शेफ द पार्टी कहते हैं, ये पूरा फ्रेंच वर्ड है, यानी सुपरवाइजर लेवल हो जाता है, वो नीचे वालों को भी देखते हैं, ऊपर वाले से भी गाइडेंस आती है उनके पास। उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन होती है जूनियर सू शेफ, यानी सू शेफ पे जूनियर। फिर उससे अगली पोजीशन होती है सू शेफ। सू शेफ के बाद कुछ होटल असिस्टेंट पेस्ट्री शेफ भी रखते हैं, नहीं तो सू शेफ के बाद नेक्स्ट पोजीशन होती है पेस्ट्री शेफ, उसके बाद एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ, और लास्ट पोजीशन होती है कॉर्पोरेट पेस्ट्री शेफ। सो ये ऑलमोस्ट, अभी मैं आज के चलन की बात करूं तो 10 से 12 साल का ये करियर स्पैम है। यानी जो स्टूडेंट कॉमर्स ज्वाइन करता है वो 10 साल में पेस्ट्री शेफ बन जाना चाहिए, एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ बन जाना चाहिए। आपका तो इस इंडस्ट्री में काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, 25 साल। 25 साल।
और आप कहाँ, यहाँ यूपी को बिलोंग करते हैं, कहाँ जी, से आप? मेरा गांव है यहाँ से, जहाँ हम बैठे हुए हैं 150 किलोमीटर हरिद्वार साइड में। मुजफ्फरनगर एक शहर है, उस शहर में गांव है। अच्छा, जी। तो एक गांव से निकला लड़का, और वो भी कितने साल पहले, 25 साल पहले, जब उसने कहा होगा कि मैं शेफ बनना चाहता हूँ या ये होटल इंडस्ट्री में जाना है, तो डांट पड़ी होगी घर में? क्या हुआ था? मतलब ज़्यादातर रिलेटिव्स थे, उन्होंने बोला कि कुछ और नहीं कर सकता क्या, मतलब कुछ और का मतलब ये कि सबसे बेकार काम शायद उनकी नज़रों में हाँ, उस उस समय जमाने में दिख तो रहा होता था, अच्छा होगा। क्या शेफ, मतलब क्या बावर्ची का काम करोगे, क्या है? एब्सोल्युटली। हाँ। मतलब मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, एक बार शादी के टाइम पे हम जब लड़की देखने गए और लड़की हमें देखने आई, उस पूरे चलन में जब हमने बोला कि नहीं ठीक है, अभी मैंने पिताजी से रिक्वेस्ट किया कि पिताजी अभी मैं DCDP हूँ, यानी डैमी शेफ दी हूँ, मुझे 1 साल और दे दीजिएगा, मैं शेफ दी पार्टी बनूंगा तब शादी करूँगा। तो ये बात उनकी समझ में नहीं आई, तो उन्होंने सीधे सीधे एक डायलॉग मुझे आज तक याद है, मुझे डिलीवर किया मेरे सामने बैठ के, कि बिस्तर ही तो बिछाने हैं, 2 साल के बाद भी वही बिछाने हैं, अभी वही बिछाने हैं। ओह माय गॉड। तो जब उनको बताया नहीं नहीं हमारा बेटा तो शेफ़ है, कि शेफ़ है तो प्याज ही तो काट रहा होगा, मतलब कुक है। शेफ़ है तो जो होटल अंदर से होता है वो कितना फाइन क्रिस्प, कितना पैशनफुल, कितना प्रेशर, मतलब वो होटल में काम करने वाले एम्प्लॉय समझते हैं। बाहर शायद जो लाइफ दिखती है कि होटल में क्या होता होगा, वो अंदर नहीं है। और मतलब मज़ेदार है, ऐसा नहीं कि वो कोई गंदा है, स्ट्रेसफुल है या उससे कोई नुकसान होता है सेहत को। जो लोग शेफ्स हैं वो मोमेंट को एंजॉय करते हैं, मतलब उनके मैं बात करूं अगर ताज होटल की, तो मेरे कुछ शेफ़ ऐसे हैं जिनके पास 60 PL यानी प्रिविलेज लीव्स जो मिलती हैं वो उन्होंने कभी ली नहीं, कि नहीं घर रह के क्या करेंगे, हैं तो आ जाते हैं, ये ज़्यादा अच्छा पैशन है, यहाँ आना ज़्यादा अच्छा है, ड्यूटी पे जाना ज़्यादा अच्छा है। आपने कहाँ कहाँ काम किया, मतलब ये 25 साल का सफ़र? मैंने होटल मैनेजमेंट किया GIHM देहरादून से 25 साल पहले। उसके बाद मेरा पहला इंटर्न जो IT हम करते हैं, उमेद भवन पैलेस होटल है जोधपुर में। हाँ हाँ हाँ। शानदार होटल है, राजा का महल है, जैसे हमारा ताज का होटल है अभी, उस टाइम पे वो वेलकम ग्रुप के पास था। फिर जब वो ट्रेनिंग प्लेसमेंट का टाइम आया, 3rd ईयर में जब होता है, तो मेरा पहले जॉब जो है वो एज ए किचन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, वो भी वहीं पे हुआ। अच्छा। 2 साल 3 साल वहाँ काम करने के बाद दिल्ली में एक होटल है, अभी तो दी ग्रैंड है, उस टाइम पे ग्रैंड हयात होता था, वसंत कुंज, वहाँ वो मेरा 2nd होटल था। फिर ये 2000 से 2006-7 तक पहुँच गए थे हम। फिर मुझे कार्निवल क्रूज लाइन USA में मौका मिला काम करने का, तो इंटरव्यू दिया, तो US में काम किया क्रूज शिप 2010 तक। 2010 में हम जब मैं बात करूं उस टाइम, तो इंडिया ना होटल बहुत सारे नए ब्रांड, नए होटल्स, प्री ओपनिंग होटल्स मिलने शुरू हुए। तो मेरा पहला प्री ओपनिंग और शानदार होटल था वेस्टर्न गुड़गांव, इफ्को चौक पे जो है। वहाँ 3 साल काम करने के बाद एक और प्री ओपनिंग होटल JW मारियट एरो सिटी, वहाँ पे काम किया 2-3 साल। उसके बाद उसी के सामने पुलमन एंड नोवेटल, क्योंकि वो पूरे एरिया में तो एरो सिटी तो डेवलप हो रहा था पूरी तरह से उस टाइम, वहाँ पे पुलमन एंड नोवेटल ज्वाइन किया, वो भी प्री ओपनिंग होटल था। मतलब ये लगातार 5-6 साल लॉन्ग आवर्स ड्यूटी करने के बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा ऐसा ब्रेक ले लिया जाए कि काम कम हो। तब तक मैं पेस्ट्री शेफ बन चुका था। सो मैंने ताजमहल न्यू दिल्ली, जो कि सेटल्ड होटल था पूरी तरह से, उस होटल में काम किया एज ए एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ। एंड वहाँ उस पोजीशन पे पहुँचने के बाद मतलब अक्सर ये होता है कि शेफ्स का मन होता है कि वो शेफ़ बना रहे जीवन भर। तो जिसको शेफ़ बनना है ना, आप उसको कहेंगे कि आप करियर के 5वें 6ठे साल में आप F&B मैनेजर बन जाइएगा या आप GM बन जाइएगा, वो साफ मना कर देंगे, बोलेंगे नहीं नहीं, मुझे स्मेल जो है, मुझे खुशबू जो है, मेरी जो एरोमा है जो किचन की है, मुझे इसी में रहना है, मुझे मैनेजमेंट में नहीं जाना, आप मेरे पैसे मत बढ़ाओ, थोड़े से कम कर दो चाहे, बट रखो मुझे किचन में। ऐसे होता है? ऐसे होता है। मतलब बहुत सारे शेफ्स मना कर देते हैं कि नहीं हमें F&B में नहीं जाना है, मतलब हमें फूड एंड डायरेक्टर नहीं बनना, फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर नहीं बनना, हमें एग्जीक्यूटिव पेस्ट्री शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ रह के ही आप, मैं उसको लुकआउट कर दूंगा, उसको लुक फो कर दूंगा, मैं देख लूँगा, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा कि मैंने किचन बिल्कुल छोड़ दिया, मैं किचन में नहीं आ रहा हूँ। किचन में तो मैं आऊँगा, क्योंकि मुझे किचन में ही आने का शौक है, मैं किचन के लिए ही पैदा हुआ हूँ। ऐसे बहुत सारे शेफ्स हैं जो आज भी एग्जीक्यूटिव शेफ हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं हमें जनरल मैनेजर नहीं बनना है। आपको क्यों बनना था शेफ, आपको इस इंडस्ट्री में क्यों आना था? हाँ, मैंने जब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया मैम, तो मेरी समझ में आया कि जो पेस्ट्री किचन है ये इतना स्पेसिफिक है कि मुझे परसों क्या ऑर्डर आएगा
उसकी रिक्वेजिशन, उसकी रिक्वेस्ट मेरे पास आज आ जाएगी कि परसों एक 3 टायर, 2 टायर, एक किलो का, एक 2 किलो का, ऐसे करके वैरायटीज़ ऑफ केक्स हैं और इनकी प्रिपरेशन करके रख लीजिएगा, उस दिन इनका ऑर्डर जाएगा। बाकी के जो दूसरे किचन हैं वो बहुत फास्ट मूविंग किचन है। आप समझिएगा कि अगर हम एक आ ला कार्ट किचन में बैठे हुए हैं और 4 गेस्ट एक साथ आ गए तो उन आ ला कार्ट को सर्व करने वाले 1 या 2 शेफ़ होंगे, लेकिन उन चारों शेफ्स ने अलग अलग सूप ऑर्डर किए, चाइनीज ऑर्डर किया, इंडियन किया, कॉन्टिनेंटल किया, तो एक ही शेफ़ को विद इन 20 मिनट्स डिलीवर करना है। तो वो बहुत प्रेशर का काम है। वो शायद मुझे उस टाइम ये लगा कि नहीं नहीं वो ज़्यादा प्रेशर वाला काम है, ये एसी वाला काम है, एसी में रहेंगे, सुख शांति से रहेंगे, शांति से रहेंगे, तो पेस्ट्री का काम करते हैं। सो मैंने चूज़ किया किचन में पेस्ट्री। बट धीरे धीरे करके जब उसमें घुसे तो पता चला शांति तो दोनों जगह बराबर ही है, वहाँ भी इतनी थी, वहाँ भी इतनी थी। नहीं, लेकिन मैं गांव का लड़का था जी, उसको शेफ बनने का ख्याल कैसे आया था? अच्छा, गांव के लड़के को शेफ बनने का ख्याल ऐसे आया मैम, अक्सर गांव के बच्चे, मतलब अभी भी मैं यूपी में बात करूं तो जैसे मुजफ्फरनगर में रह के ही हम फौज में जाने का बहुत शौक होता है, मैंने देखा। हाँ जी, हाँ जी, फौज में जाना है। फौज में एक्चुअल में ऐसा हुआ, जैसे हम 4 भाई हैं तो उसमें से 2 इंजीनियर हैं, एक सिविल इंजीनियर है, एक मैकेनिकल इंजीनियर है, एक भाई एग्रीकल्चरिस्ट है जो खेती बाड़ी वो सारा कुछ देखते हैं, एक मैं था। तो मेरे पास इंजीनियरिंग में जाने का तो ऑप्शन था नहीं। फादर चूँकि मिलिट्री से रिटायर्ड थे, उन्होंने बोला कि नहीं वो बहुत लग्जरी वाली लाइफ नहीं होती, अगर आप एनडीए सीडीएस में चले जाते हैं देन तो ओके, अगर आप सिपाही से शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा जीवन नहीं है। तो वो वहाँ से बंद हुआ। फिर मुझे लगा कि फिर मैं जैसे ज़्यादा बोलता हूँ और थोड़ा सा प्रखर बुद्धि हूँ, तो मुझे लगा फिर इंजीनियरिंग करनी नहीं है, डॉक्टरी करनी नहीं है, आर्मी में जाना नहीं है, तो पिताजी मैं शेफ़ बन सकता हूँ, मतलब मैं होटल मैनेजमेंट कर लेता हूँ, ये मेरे लिए रास्ता अच्छा होगा। होटल मैनेजमेंट करते हुए लगा कि नहीं ठीक है, शायद इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है, जो मेहनत ज़्यादा मांगेगा, जो समय ज़्यादा लेगा, लेकिन ये मैं सीख जाऊँगा। तो वहाँ से शेफ़ बनने का ख्याल आया। और वो मन कैसे हुआ कि जब हम अक्सर गांव के बच्चे शहर में जब पढ़ने आते हैं तो चाहे वो 20 किलोमीटर गांव दूर है शहर से, चाहे वो 10 किलोमीटर है, वो गांव से नहीं आ पाते, वो लोग शहर में रहते हैं कोई भी कमरा लेकर। तो हम भी ऐसे ही रहे, मैं और मेरे से बड़े भैया। और एक ही खाना जो ज़्यादा बनता था पूरे साल में वो तो था पुलाव। थोड़ी सी प्याज चॉप किया, थोड़े से आलू पहले से बॉईल किए या उसी के साथ बॉईल किए, चावल डाले, हल्दी नमक मिर्च, एक तड़का लगाया और पुलाव बन गया। मतलब अब तो हम उसको पुलाव कहते हैं, उस टाइम तो वो खिचड़ी थी, खिचड़ी, तहरी, तो हमारे तहरी बोलते हैं पीले रंग में। एब्सोल्युटली। तो सबसे ज़्यादा तहरी खाई जाती थी। और वो तहरी बनाते बनाते ना वो इतनी एक्सपर्टीज़ हुई मेरी तहरी में कि मैं जब बनाता था तो मेरे और दोस्त भी बोलते थे भाई तहरी जरूर बनाना। तो मतलब वो भ्रम था उस टाइम, तो मुझे तो बाद में पता चला कि वो तहरी कुछ भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला यार तुम तो शेफ बन सकते हो। तो मुझे लगा उस भ्रम में मुझे लगा कि ये सही, मेरे ये तहरी अच्छी बनती है, मैं शेफ बन तहरी अच्छी बनती है, मैं शेफ बन जाऊंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अरे हमने ध्यान नहीं दिया, हमें तहरी की तैयारी लगवानी चाहिए थी, हम बालिंद्र जी के हाथ की तहरी खाते आज। जी। तो वहां से, लेकिन पिताजी ने फिर क्या कहा, मान गए तुरंत? नहीं, पिताजी तो बिल्कुल भी नहीं। पिताजी तो ठीक है, पिताजी को तो था कि पिताजी तो थोड़े सपोर्टिव थे। दादाजी को लगा कि ये तो मतलब हम जैसे मेरे बड़े भैया जब ये होटल मैनेजमेंट करना चाह रहे थे तो मेरे दादाजी ने साफ साफ उनको मना कर दिया, क्योंकि उसमें आता है ना बिस्किट प्रोडक्शन, ब्रेड प्रोडक्शन का, हम मतलब मुखिया लोग, हम जमींदार, हम खेती रखने वाले आदमी, हमारा सम्मान है सारे समाज में, और हमारा पोता क्या बनाएगा, बिस्किट कुकीज़, नहीं। तो उनको नहीं करने दिया। बट जब तक मेरा समय आया मुझे करने दिया। क्या आज भी यंगस्टर्स को कभी किसी आप तो क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट है, आप इतने बच्चों से मिलते हैं जी, क्या ये टैबू आज भी है इस इंडस्ट्री को लेकर, या अब लोग मतलब खुलकर अपने बच्चों को इस इंडस्ट्री में भेजते हैं? नहीं, अब तो खुलकर भेजते हैं, बल्कि अब तो जैसे मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरा बेटा अभी 10th एग्ज़ाम दिया उसने, अभी वो बड़े प्राउडली अपने स्कूल में बताता है कि मेरे फादर शेफ़ हैं। हाँ। मुझे नहीं लगता था कि 25 साल पहले मेरी फैमिली में कोई बताता होगा कि हमारा बेटा शेफ़ है। शेफ़ मतलब शेफ़ तो बोलना ही नहीं है, उनको तो कुक बोलना है। तो उनके कंसेप्ट के हिसाब से तो खाना बनाता है, मतलब जितने भी हरिद्वार से और दिल्ली तक के ढाबे हैं, मतलब ऐसे में ही बर्तन रखे हुए हैं और पीछे वो कहीं दाल उबाल रहा होगा और वो खाना बना रहा होगा, मतलब ये है उनके हिसाब से कुक, मतलब ये है जो घर में दाल बनती है वो ये पुरुष दाल बनाएगा, ये महिला दाल नहीं बना रही है बस। तो ये, लेकिन ये पहली बात थी। अब की जब बात करते हैं तो मैं अगर रेस्पेक्ट की बात करूँ, सो जितनी रेस्पेक्ट एक डॉक्टर को देख के आता है मन में भाव कि इन्होंने मेहनत की होगी, आप किसी भी शेफ़ को देखेंगे जिन्होंने मेहनत की है, जो आज कहीं पे किसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं,
तो उनके लिए ये बिल्कुल सत्य प्रमाणित हो जाता है कि रेस्पेक्ट में अब जो है जितने अदर प्रोफेशंस में है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है, छोड़ के सिविल सर्विसेज, बिकॉज वो तो बहुत मेहनत का काम है, शेफ को भी इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। नहीं, और मैं सोचती हूँ कि जैसे विकास खन्ना जैसे हमारे जो शेफ्स हैं, जो मतलब अमेरिका में इतना उन्होंने करा कि भाई राष्ट्रपति आ रहे हैं उनके हाथ का खाने, तो वो ऑब्वियसली अपने देश तक आते आते ये सब चीज़ों में असर तो पड़ता है, फर्क पड़ता है। अब आप अगर देख रहे होंगे मैम, पिछले 3 साल से ना लगातार जैसे और प्रोफेशंस जितने भी हैं उनमें अगर हमें कोई राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, जैसे पद्मश्री मिलता है, तो एक शेफ को भी मिलता है। शेफ संजीव कपूर को मिल चुका है, शेफ इम्तियाज कुरैशी को मिल चुका है, और इस बार एक साउथ इंडियन एक शेफ थे बहुत फेमस, इस बार उनको मिला है। जी हाँ, तो अब हर बार एक शेफ भी चुने जाते हैं जब भी ये राष्ट्रीय सम्मान की बात आती है। तो इसका मतलब अब हम उस प्रोफेशन में हैं जहाँ हम चुने जाते हैं साल में एक बार। जी चलिए, अब थोड़ा सा ना 5 स्टार होटल्स की कुछ इनसाइड स्टोरीज बताइए। जैसे मुझे हमेशा से एक शिकायत रहती है कि 5 स्टार होटल में खाना बहुत वेस्ट होता है जी। और इतना जो डिस्प्ले पे वो जो डिजर्ट्स रखे होते हैं उस सब का क्या होता है? वो जब नहीं खाए जाते या जब वो पुराने हो जाते हैं क्या होता है? वो सब वेस्ट हो जाता है? मैम, हम इसको होटल में इसको वेस्ट की तरह कंसिडर नहीं करते। वाई? बिकॉज जो प्राइस होटल एक गेस्ट से लेते हैं वो प्राइस जो इतना होता है कि मुझे पता है कि मेरी जो ऑडिट हैं, ऑडिट सिस्टम्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, ब्रांड स्टैंडर्ड ऑडिट जिनको हम कहते हैं, सो जो भी ब्रांड स्टैंडर्ड्स हैं वो ये हैं कि मेरा फूड जो है वो डेंजर जोन का तात्पर्य है बिटवीन 5 डिग्री टू 60 डिग्री। अगर वो ठंडा खाना है तो वो 5 डिग्री से नीचे होना चाहिए। अच्छा। अगर वो गर्म है तो 60 से ऊपर होना चाहिए। जब आप स्टोर कर रहे हैं उसको, या जब हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। अच्छा, डिस्प्ले कर। तो अभी ज़्यादातर होटल क्या एक साथ बल्क में खाना नहीं रखते, अगर बैंक्वेट नहीं है, नॉर्मल मैं रेस्टोरेंट की बात करूँ, सो 3 या 4 पोर्शन रखते हैं और बार बार वो खाना चेंज होता रहता है, हर बार पीछे से फ्रेश आएगा और रखा जाएगा। और जो खाना बाई चांस बल्क में रखा हुआ है, अगर मैं बैंक्वेट किचन की बात करूं, बैंक्वेट ऑपरेशन की बात करूं, तो वहाँ पे वो चूँकि 4 घंटे उस खाने को हो गए, तो अब वो खाना साइंस के हिसाब से बैक्टीरियल है। चूँकि वो उसको लगातार जो है 4 घंटे हो चुके हैं उस खाने को, तो उस खाने को हम डिस्कार्ड करते हैं। डिस्कार्ड मतलब फेंक दिया? डिस्कार्ड मतलब फेंक दिया। और मैं वो इसलिए भी फेंकना जरूरी है कि अब वो खाना स्वस्थ नहीं है। तो आपने अगर अक्सर देखा होगा, चूँकि जो मोस्ट डेंजरस जोन होता है खाने का वो होता है बिटवीन 35 टू 45 डिग्री सेल्सियस। तो जब कभी भी आप किसी भी वेडिंग्स में आते हैं और जहाँ पे खाने का टेम्परेचर सही नहीं हो, यानी आपने उबला हुआ खाना नहीं खाया, अगर वो वार्म गर्म है, उसकी टेंडेंसी उसको वार्म सर्व करना है, तो आपका स्टमक अपसेट होगा। इसलिए नहीं कि स्पाइस है, इसलिए कि उसका जो टेम्परेचर जोन है वो सबसे डेंजर जोन में था जिस टाइम आपने उसको बाइट किया। हमको लगता है कि तेल ज्यादा था या मसाले ज्यादा थे इसलिए पेट खराब हो गया। उसका फूड का जो टेम्परेचर होना चाहिए, जो कंज्यूम करने के लिए बेस्ट टेम्परेचर है, वो आपने नहीं। तो क्या होना चाहिए वैसे? 60 डिग्री प्लस होना चाहिए। अच्छा, जैसे जो गर्म सब्जियां हैं, हाँ, इस तरह की चीजें तो हैं। जो आप कुनकुनी गर्म खाते हैं ना, ये सबसे डेंजरस है। और अगर आप रखा हुआ खाते हैं ये तो बहुत खराब है, और फ्रिज में रख के अगले दिन खाते हैं वो तो उससे भी ज़्यादा खराब। ये मैं आने वाली थी, आज बहुत सारा अवेयरनेस के लेसन्स हमारे लिए होंगे। अब मैं भी चीज़ें बेकरी होटल सब पूछती रहूँगी, लेकिन घर में भी तो जैसे घर में हम कितना बासा, जैसे अब आपने कहा वहाँ तो 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद फेंक दिया, हमारे यहाँ क्या होता है भाई, एक किसी व्यक्ति का केक कटा बर्थडे का, अब वो जब तक खत्म ही नहीं हो जाता केक 3 दिन तक लोग खाते रहते हैं। क्या वो गलत है? उसका टेम्परेचर अगर बिटवीन लेस देन 5 डिग्री फ्रिज में रखा है, लेकिन 3 दिन तक है, दैट्स ओके। क्योंकि जो डिस्प्ले पे होटल में भी जो डिस्प्ले पे सामान रखा है उसको डिस्कार्ड नहीं करते हैं। होटल डिस्कार्ड करता है जो बफे में ओपन रखा हुआ है, क्योंकि जो ओवरऑल एम्बिएंट टेम्परेचर है वो तो 20 डिग्री है होटल का, जब हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर वो कहीं डिस्प्ले काउंटर पे है तो वहाँ पे तो 6 डिग्री है, 5 डिग्री है, 4 डिग्री है, वहाँ पे रखा है। वहाँ पे तो होटल भी 3 दिन 4 दिन रखता है अपनी शेल्फ लाइफ के तो साथ। घर में रखी हुई मतलब फ्रिज में रखी हुई पेस्ट्री केक्स को हम कितने दिन तक खा सकते हैं? अगर आज केक आपने ऑर्डर किया है और आज ही बना है तो 2 दिन का उसका शेल्फ लाइफ और होता है, यानी टोटल 3 दिन तक आप उसको एंजॉय। उससे ज़्यादा नहीं रखना, उससे ज़्यादा नहीं, उसमें क्रैक्स आने लगेंगे, क्रीम ड्राई हो जाएगी, हो सकता है 3rd डे इवनिंग तक वो बिटर हो जाए थोड़ी सी। तो नहीं खानी चाहिए। ओके, अब ज़रा हेल्दी एंगल पर आए। कीटो, वेगन, शुगर फ्री, लोग ऐसे बोलते थे कि आपके पास है क्या कुछ, मतलब केवल पूछते थे। अभी ऐसी हॉबी क्लासेस आती हैं, अभी ऐसी क्लासेस की रिक्वेस्ट आती हैं कि आपने कोई क्रिएट किया हुआ है अगर कुछ, तो क्या कुछ हमारे लिए आप ऐसा बना सकते हैं या हमें ऐसा सिखा सकते हैं ताकि हमें रेगुलर आपसे ना लेना पड़े, हम अपने घर में बना लें। तो ऐसी अब क्लासेस भी लोग हमसे लेते हैं
कि हम ऐसा कैसे क्या कर सकते हैं कि जो लेस शुगर हो, अगर शुगर फ्री नहीं है तो बहुत लीस्ट शुगर के साथ उसको बनाया जा सकता हो, एग फ्री बनाया जा सकता हो, वीगन बनाया जा सकता हो। एगलेस तो चलिए पहले भी, जैसे हाँ जो जी, लोग बिल्कुल एगलेस भी तो नहीं पहले भी खाते थे चलता था। एगलेस तो, हाँ। लेकिन अब किस किस तरह की, ये जो आप बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहे हैं, किस किस तरह की केक्स की डिमांड आती है आपके पास? अब डिमांड आती है कि जिसमें जो ग्लूटेन फ्री हो। सो हमारे पास ऑप्शन होता है आलमंड फ्लावर, कोई बात नहीं, हम फ्लावर उसमें से रिमूव करेंगे 100%, आलमंड फ्लावर से बन जाएगा। अच्छा। तो ग्लूटेन फ्री हो जाएगा। फिर शुगर फ्री में भी चाहिए और चॉकलेट भी चाहिए तो मार्केट में शुगर फ्री चॉकलेट भी अवेलेबल है अब। अच्छा। तो मार्केट की शुगर फ्री चॉकलेट से गनाश बन जाएगा, लेयर हो जाएगा। वो फीका होगा लेकिन वो केक है ना? नहीं मीठा होगा, बट उसमें स्टीविया डालेंगे, उनका अपना प्रोसेस है, वो क्या डालेंगे। मीठा होगा बट शुगर को रिलेट नहीं करता होगी, हुआ नहीं ठीक होगा। ठीक। हाँ जी, जो शुगर के अल्टरनेट्स हैं वो उसमें। पर एक बात बताइए बहुत ईमानदारी से, एज अ शेफ आपको फ्रस्ट्रेशन होता है कि अब लोग ज़्यादा कर रहे हैं, अरे भाई थोड़ा सा केक खा लो, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि टेस्ट में वो मज़ा नहीं आएगा जो आप प्रॉपर जैसे सब कुछ चीज़ें बटर डाल के चीनी डाल के करते हैं? बिल्कुल। तो डू यू फील फ्रस्ट्रेटेड एट टाइम्स? ऐसा तो होता है कि कोई कोई कभी कभी रिक्वेस्ट करते हैं कि रसमलाई केक। तो सबसे बहुत साल पहले तो मुझे सुन के ऐसा लगता है कि रसमलाई तो रसमलाई खाओ, केक है तो क्रीम के साथ खाओ। आइसक्रीम केक भी तो होता है आजकल। आइसक्रीम केक। तो रसमलाई में भी वो कहते हैं कि रसमलाई शुगर फ्री होनी चाहिए और केक दे दीजिएगा। तो मतलब एंजॉय सब कुछ करना है उसके जैसा, लेकिन सावधान रहना है। तो वो जो उसके जैसा प्रोड्यूस करना ना, वो शेफ के लिए बहुत टेंशन वाला होता है, क्योंकि बाद में किसी एक व्यक्ति विशेष का तो फोन आएगा ही आएगा कि मजा नहीं आया। और जब शेफ ये सुनता है ना मजा नहीं आया, उसका मन करता है मैं अपने मन को भी खत्म कर दूं, इनका भी कुछ कर दूं जिसको मजा नहीं आया। क्योंकि आप ही ने मांगा था। क्योंकि आपने ही मांगा था। अब हम ये बहुत समझाते हैं कि जब आप एगलेस वर्जन पे जाते हैं तो जो डेंसनेस है किसी भी प्रोडक्ट की, वो एग तो स्ट्रक्चर देता है, स्पॉन्ज देता है, एग से तो आ जाएगा। जब आप इसको एगलेस वर्जन में जाएंगे तो नहीं आएगा। या उल्टा, अगर मैं इसको प्रीमिक्स से बनाऊंगा तो प्रीमिक्स में क्या क्या केमिकल्स उसने डाले हैं, जिस कंपनी ने भी बनाई है, ये मुझे ज्ञान नहीं है पूरी तरह से कि जो लिखा हुआ है उससे अलग भी क्या है और उसके अंदर। तो फिर प्रीमिक्स वाला स्पॉन्ज ही आ जाएगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसकी जो एरोमा है थोड़ी सी वो कुछ अलग होगी, मतलब केक से अलग होगी। उसमें मैं कितना भी वनीला एसेंस डालूं वो एग के जैसा नहीं बनेगा। तो उनकी एक्सपेक्टेशन, जो कि उन्होंने कभी एग का खाया होगा अपने अच्छे टाइम में, उनको रहिए चाहिए कि मिलना तो मुझे सॉफ्ट और स्पॉन्जी होना चाहिए, लेकिन होना एगलेस चाहिए। तो वो सेटिस्फाइड करना शेफ के लिए हमेशा चैलेंज रहता है। बहुत सारी रेसिपीज ट्रायल होती रहती हैं, इसमें कर्ड डाल के देख लें, इसमें मिल्क डाल के देख लें, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा ज़्यादा बढ़ाएंगे तो सोपी सा फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि सोडा बढ़ गया है। कम करेंगे तो वो राइज नहीं करेगा। तो एगलेस बेकिंग, कीटो, वीगन, ये सारे प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो आते हैं। शेफ एंजॉय भी करते हैं उस चैलेंज को, लेकिन फिर वो भगवान से यही कहते हैं, वाहिगुरु अल्लाह जिसको भी वो मानते हैं, कि प्रभु जिसके पास जा रहा है वो ये ना कहे कि मजा नहीं आया, क्योंकि हमने अपनी पूरी मेहनत से बनाया है इसको। जी। अच्छा एक चीज़ बताइए शेफ, आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे भी हर चीज़ की मिलावट के कितने वीडियोस आ रहे हैं। और कल परसों मैं देख रही थी कि केक का भी कुछ एक वीडियो था, मैं पूरा ध्यान से देख नहीं पाई, कि अब ये भी कितना डर हो गया ना कि कहाँ वो चीज़ बन रही है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं। आप चलिए ये वेट लॉस और ये सब तो छोड़ दीजिए, लेकिन नकली क्या क्या डल रहा है। तो जैसे अगर आप किसी पेस्ट्री केक कंज्यूम करने वाले को कुछ बताना चाहें कि भाई इन चीज़ों का ध्यान रखिए, आप कहीं से भी खरीदिए, लेकिन हमें एज अवेयर कंज्यूमर्स पता होना चाहिए कि ये केक मेरे लिए ठीक है या नहीं, या ये पेस्ट्री, क्या बताते हैं आप लोगों को? मैम हम लोगों को अक्सर ये बताते हैं कि मैं तो ये प्रीफर करता हूँ कि आप हमेशा अपने केक जो भी आपके नज़दीकी में, इससे क्या होगा, हमारा इकोसिस्टम भी ठीक, इकोनॉमिक सिस्टम भी ठीक होगा, कि आप होम बेकर्स से केक खरीदें। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि जितना प्योर होम बेकर्स केक बनाते हैं, आप ऑर्डर देंगे उसके बाद वो उसका प्रोडक्शन शुरू करेंगे। आप जब कभी भी फैक्ट्री मेड केक लेंगे, वो पहले से ही बल्क में बना करके डीफ्रोस्ट करके डीप में रखा हुआ है, वहाँ से बाहर निकालेंगे, उसको थो करेंगे, उसको फिनिश करेंगे, डिलीवर हो जाएगा आपके पास। तो आप हमेशा ऐसी जगह से केक खरीदें, जो बहुत बड़ी जगह से अगर आप केक खरीदेंगे तो आपको फ्रेशनेस की प्रॉब्लम हमेशा आएगी। तो हम कहते हैं आप हमेशा जान पहचान में केक खरीदिएगा, जिनको आप जानते हो वहाँ अपने केक ऑर्डर कीजिएगा, अपने प्रोडक्ट ऑर्डर कीजिएगा। गुड़गांव में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे और अच्छे होम बेकर्स हैं जिन्होंने ना होम डिलीवरी शुरू की है, कि हम सुबह ही
फ्रेश ब्रेड बनाएंगे, फ्रेश ब्रेड बिल्कुल, अच्छा, होल व्हीट वाली, जितना परसेंटेज भी होगा ऑनेस्टली वो उतना ही बताएंगे। और उसके बाद अब उनका जो भी उनका डिलीवरी सिस्टम होगा, जो भी उनका डिलीवरी पार्टनर होगा, उसके थ्रू वो आपको मिल जाएगा। अच्छा। लेकिन अगर मैं मार्केट की बात करूं तो किस हद तक चालबाजी है, कुछ इम्प्रूवर्स जो ब्रेड में जाते हैं, ब्रेड की टेक्सचर को, स्लाइसिंग में और लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूवर कहते हैं उनको, उनकी टेंडेंसी और उनका स्टाइल ऐसा है कि वो थर्ड डे पे ज़्यादा सॉफ्ट दिखाएंगे ब्रेड को। तो आप अगर काउंटर से उठा रहे हैं तो जो 3 दिन पुरानी ब्रेड है वो ज़्यादा सॉफ्ट दिख रही है आपको, और जो फ्रेश ब्रेड है वो लग रहा है आपको नहीं इसको लेता हूँ, क्योंकि उसका रिएक्शन ही दूसरे तीसरे दिन हो रहा है। उसकी बनावट ही ऐसे है उस केमिकल की। तो संभल के लेना चाहिए, तो बहुत संभल के लेना चाहिए आपको। हमेशा जो ब्रांड पसंद आ जाए उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिएगा एक बार, और फिर समझिएगा कि जो आपको अच्छे से आपकी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। और आपको इतना सब्जेक्ट नॉलेज भी लेना चाहिए। अब तो जेमिनी, चैट जीपीटी, गूगल, ये सब अवेलेबल हैं कि आपको इसमें से सपोज कीजिएगा, मैं कहता हूँ कि होल व्हीट ब्रेड, इस पर मैं बहुत बात करता हूँ। होल व्हीट ब्रेड, नॉर्मल जब हम ब्रेड की बात करते हैं तो लगभग 10%, यानी अगर मैं 100 ग्राम की बात करूं तो 9 से 10% ग्लूटेन होता है। होल व्हीट मतलब हमने गेहूं का जो आटा है उसे, हाँ। सो वो जो नॉर्मल मैदे की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में मैदा भी गेहूं से ही निकला हुआ है, गेहूं का ही पार्ट है। तो अगर मैं मैदे की बात करूं तो मैदे में एंडोस्पर्म से मैदा बनता है, एंडोस्पर्म में ग्लूटेन होता है सबसे ज़्यादा। जब हम होल व्हीट की बात करते हैं तो होल व्हीट में जो कि और चीज़ें भी होती हैं, उनके साथ मिलके ग्लूटेन कम डेवलप होता है, अच्छा, नुकसान कम पहुंचाता है। अच्छा। इसलिए होल व्हीट हेल्दी है। ओके। लेकिन अगर कोई ये कहे कि होल व्हीट ब्रेड बनाए और 10% ग्लूटेन और डाल दे सॉफ्ट करने के लिए, तो वो तो अनहेल्दी हो गया। सो अगर होल व्हीट भी देख रहे हैं हम तो उसकी भी ग्लूटेन की परसेंटेज देखनी चाहिए। कि किसी ने वैसे तो 100% होल व्हीट क्लेम किया, वो सत्य भी है, 100% होल व्हीट ही है, लेकिन उसमें जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है ओवर प्रोटीन, प्रोटीन ज़्यादा डाल दिया। अच्छा, तो प्रोटीन ज़्यादा डाल दिया तो वो तो उल्टे नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर होल व्हीट है तो उसमें प्रोटीन इतनी ही होनी चाहिए जितनी कि फ्लावर वाले ब्रेड की प्रोटीन है। अगर फ्लावर की ब्रेड की प्रोटीन से ज़्यादा हम कह रहे हैं तो प्रोटीन ही तो नुकसान पहुंचाएगा, और वो हमने होल व्हीट में खा लिया। तो इससे अच्छा आप नॉर्मल वाइट ब्रेड लीजिएगा, बस ग्लूटेन परसेंटेज देखिएगा उसमें कितनी है। सेम ऐसे जब हम ब्राउन ब्रेड की बात करते हैं तो एक्चुअल में ब्राउन ब्रेड होल व्हीट नहीं है, वाइट ब्रेड ही है। उसमें शुगर की कैरमलाइज फॉर्म किया, शुगर को कैरमल किया और उसमें कलर डाला है। तो आपने शुगर भी ज़्यादा लिया, हो सकता है शुगर की जगह कुछ और केमिकल लिया। जेन्युइन ब्राउन ब्रेड्स होती नहीं है क्या? जेन्युइन ब्राउन ब्रेड मतलब ब्राउन तो है नहीं ना, ब्राउन व्हीट से तो ऐसा निकाला नहीं है। हाँ। और कोई तरीका है नहीं है उसको ब्राउन करने का। ब्राउन करने के लिए कलर डाला है उसमें। अगर हम कोई बड़े खुशी खाते हैं, आप कहते हैं कि ये हेल्दी है, वो वाइट ब्रेड ही है, कलर किया हुआ है उसको। तो जो एजेंसीज है सब क्या कर रही होती है, चेक नहीं कर रही होती है क्या चीज़ कैसे बन रही है? मैम जो हमारा फूड लॉ है ना वो भी कहता है कि प्रिमिटिव लिमिट्स। अब वो प्रिमिटिव लिमिट्स इतनी थी एक टाइम पे, वो अब धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, बट वो तो चेंज नहीं होता ना। जिस टाइम के लॉज बने हुए उसी टाइम के लॉज अब तक चल रहे हैं। आप सोचेगा अब हम एसी में बैठे हुए, आज से 25 साल पहले कितना एसी में बैठते थे हम लोग, ऑफिस को छोड़ करके। हार्डली। गांव में तो आज भी नहीं पता एसी क्या होता है। तो आप देखिएगा गांव में लोग खूब दबा के राइस, जो सबसे अच्छी दावत मानी जाती है, वो चावल, दाल, एक सूखी सब्जी और बिल्कुल पिसी हुई चीनी नहीं होती, मतलब पाउडर भी नहीं होती और ग्रेन भी नहीं होती, उसके बीच की होती है खांड बूरा, और उसके बीच में फिर घी डलता है। पूरी 250 ग्राम होती है वो। लेकिन गांव में मुश्किल से 3 या 4 पेशेंट होंगे पूरे 2000 लोगों का अगर गांव है रहने का तो। सही बात है। और आप अपनी कॉलोनी में देखिएगा यहाँ आपको कितने शुगर पेशेंट मिलेंगे। क्योंकि जो पसीना है चीनी खाने के बाद जो आना चाहिए शरीर में, जो स्वेट होएगा, जो बाहर निकलेगा, वो तो है ही। मेहनत भी नहीं कर रहे, वो तो मेहनत ही नहीं कर रहे। जिम चले जाएं तो ठीक है, तो उनको वो 250 ग्राम, जबकि साइंस जो कहती है एक अच्छे स्वस्थ व्यक्ति को, अभी जो इस तरीके की लाइफ जी रहे हैं हम लोग, 32 ग्राम शुगर, केवल वाइट शुगर 32 ग्राम लेनी चाहिए पूरे दिन में। अच्छा। पुरुष अगर हैं, महिला है तो 26। अच्छा, मतलब वाइट शुगर? वाइट शुगर इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। आप इतनी लीजिएगा, मतलब एक आप समझिएगा कि 26 का मतलब है 5 छोटी चम्मच आप पूरे दिन में ले सकते हैं किसी भी रूप में। हम तो सभी कुछ पूरा ही छोड़ के बैठ जाते हैं कि बिल्कुल ही नहीं खाना है। तो आपने तो 2 रसगुल्ले खा लिए तो आपने तो 20 चम्मच शुगर का तो शुगर सिरप में ही डला हुआ था वो।
और फिर थोड़ा वो बेसिकली ये देखना चाहिए कि क्या खा रहे हैं और क्वांटिटी कितनी खा रहे Quantity हैं, बजाय इसके कि एकदम सब छोड़ दिया या फिर थोड़ा सा ही खा लिया। 26 ग्राम तो आपको खाना चाहिए, नहीं तो आपको डायबिटिक टाइप 2 हो जाएगा, शुगर टाइप 2 हो जाएगा, आप मोटे होने के बजाय आप सूख जाएंगे। तो जो बैलेंस है वो बैलेंस भी रहना चाहिए, बट समझना चाहिए, मतलब एक एज के बाद 40-45 के बाद आपको समझ लेना चाहिए अपने खाने की साइंस को कि मुझे क्या खाना है और कितना खाना है। एक टाइम ऐसा होता था कि हम जिंदा इसलिए कि अच्छा खाना खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। एक समय इतना है कि बस जिंदा रहने के लिए खाना खाना है, उसके लिए नहीं कि बस आज खाना खाना है, सो गए तो कल की तो छुट्टी है, परसों को देख लेंगे। जब तक कढ़ाई में चाय ना बनने लगे तब तक बर्तन नहीं मांजने। स्टूडेंट के साथ क्या होता है जो रेंटेड हाउस में रहते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। तो और खूब चाय पीते हैं, खूब मतलब खाने की कोई लिमिट नहीं है। तो लिमिट में अगर खाना होगा तो आप समझिएगा कि आप जो भी खाना खा रहे हैं, 2 चपाती खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब्जी लिमिट में खाइएगा। आपको कोई पर्टिकुलर सेट डाइट लेने की जरूरत नहीं। वो एक दिन अनलिमिटेड खाना खाया और एक दिन नहीं खाया तो कोई ठीक नहीं कर सकता। आपने यूएस में भी काम किया ना, आपने कहा क्रूज लाइनर्स में काम करते थे। ईटिंग पैटर्न्स वहाँ के लोगों की और हमारी, खासकर जब हम शुगर की बात करते हैं, अब मीठा, यहाँ पे लोग आपसे कहते होंगे रसमलाई और गुलाब जामुन खाने हैं, वो थोड़ा सा बताइए कि हमारी ईटिंग पैटर्न्स उनसे कितना अलग हैं। मैम वहाँ पे भी ना 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं लोग। एक वो जो ओबीज हैं, जो बहुत मतलब आप ये समझिएगा, यहाँ पे तो मैंने अब 2018 में आके बहुत ज़्यादा अब हमारे यहाँ बढ़ रही है। हाँ, अमेरिका में और पहले से अब आके सुना। मैं 2006 में यूएस में था। उस टाइम पे, एक टाइम पे जो हमारा क्रूज शिप चलता था वो लगभग 3500 गेस्ट को ऑन बोर्ड लेके तब हम चलते थे, और फिर वो अलग अलग एरिया में घूम के रात को 7 दिन के बाद वापस अपनी जगह पे आता था। उसमें लगभग 300 से 400 व्यक्ति होते थे जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। किसी को ग्लूटेन से प्रॉब्लम है, किसी को नट से प्रॉब्लम है, किसी को डेयरी से प्रॉब्लम है, यानी एलर्जी है, उनके पास नहीं जाएगा। तो अब आप समझिएगा कि जो बीमारी यूएस में 25 साल पहले आ गई थी या 15 साल पहले आ गई थी, वो इंडिया में अब आनी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि वो ग्लूटेन वाली बात अब यहाँ पे आनी शुरू हो गई कि अब लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंस भी व्यक्ति हैं कि बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं खा सकते। वो एक चपाती का एक छोटा सा टूक भी नहीं खा सकते रोटी का। तो उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो जो जिनकी समझ में आ रहा है वो तो बहुत अच्छे से हैं, बहुत हेल्दी है, और जिनकी समझ में नहीं आ रहा तो वहाँ पे ओबीस भी इतने ही हैं, इतने थुलथुले मोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, मिडिल एज वाले भी हैं, जंक फूड जो खा रहे हैं, क्योंकि शुरू तो वहीं से हुआ है। गेहूं तो उन्हीं का है, गेहूं तो हमारा है ही नहीं। हमारे तो सारे मोटे थे, हमारे जितने भी अनाज थे वो मोटे अनाज थे। मिलेट्स जिनको हम कहते हैं। हाँ, जो मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं मिलेट्स, हम तो मिलेट बेस्ड कंट्री थे, हम मिलेट बेस्ड से गेहूं पे आ गए, और अब तो सब गेहूं खा रहे हैं। और फिर गेहूं में भी गेहूं पे नहीं रहे, उसमें भी मैदे पे आ गए। अच्छा, मिलेट से अच्छा याद आया, मिलेट बेस्ड आप बेकरी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। मिलेट बेस्ड कुकीज बन जाती हैं, ब्रेड्स बन जाती हैं, केक्स वगैरह पेस्ट्रीज में यूज मिलेट बेस्ड का स्पॉन्ज, मतलब मिलेट्स में क्या है, ग्लूटेन नहीं है, तो आप बाइंड कैसे करेंगे, जो स्पॉन्ज बनाएंगे फिर उसको क्रीम के साथ लेयर कैसे करेंगे, तो वो बैलेंस नहीं बन पाता, या मैं कहूँगा कि बहुत टेस्टी नहीं बन पाता, लोग इंजॉय नहीं करते। अगर आप बात करें कि आप मिलेट के पराठे कितने दिन खाएंगे, और उसमें अगर मिलेट बेस्ड पराठा और उसमें आलू का चोखा डाल दिया अंदर से, तो फिर बात तो बराबर हो गई। वो हेल्थ वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा उसके बाद। अच्छा, कुकीज पर आते हैं, आपने कुकीज का जिक्र किया, वहाँ अलग एक पाम ऑयल का सरदर्द है जी, कि अब हम लोग को बता दिया गया है कि भाई वो सब बेकरी प्रोडक्ट्स में, इसमें बिस्किट्स में, कुकीज़ में पाम ऑयल डलता है, ये मत खाइए जी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं मैम, ये भी मिथ है, सब लोग पाम ऑयल नहीं डालते। जैसे कि अगर मैं ब्रिटानिया की बात करूं, उन्होंने बिस्किट के साइज छोटे कर दिए, प्राइस वही रखा, वेट कम करते चले गए, लेकिन वो आज भी बटर से बनता है। अच्छा। तो जो होटल का प्रोडक्शन है वो सब बटर से बनता है। होटल में मार्जरीन जो वेजिटेबल फैट है, पाम ऑयल और शॉर्टनिंग होटल्स में नहीं है। हाँ, सारे होटल्स में या 5 स्टार्स की बात? 5 स्टार्स की मैं बात करूं, उनमें मार्जरीन नहीं है। हाँ, अगर आप बात करें लोकल मार्केट की, तो आप समझिएगा कि जैसे हम जब पफ पैटीज, जो पैटीज होती है, पफ कहते हैं इसको हम, फ्रेंच नेम, ये लगभग बटर से बनाया जा सकता है, मार्जरीन से बनाया जा सकता है, और एक्स्ट्रा ड्राई बटर से बनाया जा सकता है, जो विदेश से आता है, किसी भी देश से आए। अच्छा। और एक्स्ट्रा ड्राई बटर की कॉस्ट है मिनिमम 2000 रुपीज़ पर केजी। बटर की इंडिया में अभी कॉस्ट है, अभी बढ़ गई है, 500 to 600 रुपीज़ पर केजी। मार्जरीन आता है 150 से 200 रुपीज़ केजी। सो आप समझिएगा कि 200 से 2000 का जो गैप है, जब आप कभी मार्जरीन बेस्ड पैटीज खाते हैं, कभी भी, कोई भी जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, उसके बाद अगर वो एक गिलास ठंडा पानी पीते हैं तो उनका पूरा पैलेट क्लीन हो जाती है, गला चौक हो जाता है, क्योंकि उन्होंने वेजिटेबल फैट को एंजॉय किया।
मोस्ट डेंजरस है वेजिटेबल फैट। अच्छा। कोई नहीं खाता नॉर्मली, आप एक चम्मच भी डालडा नहीं खा सकते। आप समझेगा कि डालडा है, कोकोजम कहते हैं गाँव में तो उसको, बिल्कुल अभी भी। तो जो मार्जरीन है ये, पर ये मार्केट में जो आपको 100, 150 या 60 रुपीज़ है, और जो भी कोई प्राइस अलग अलग मार्केट के अलग अलग, वो मार्जरीन बेस है। अगर आप कहीं किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे, वहाँ पे आप 100 ग्राम का एक पैटी लेंगे, आपको मिनिमम 200 रुपीज़ से 300, 400 रुपीज़, इसलिए दाम ज़्यादा होते हैं। इसलिए दाम ज़्यादा होता है कि आपने 200 इसलिए रुपये नहीं कि वो 5 स्टार होटल में रखा है, मतलब वो भी एक फैक्टर है। वो भी एक फैक्ट है, मतलब वो उस फैक्टर को नहीं समझ पाते कि आपने 200 रुपीज़ का इंग्रेडिएंट्स की जगह 2000 का इंग्रेडिएंट्स उसमें अप्लाई किया है, सो प्राइस समझिएगा 10 टाइम्स हुआ। बट ये जेन्युइन है, सब जगह फॉलो किया जा रहा है ये नियम? बटर तो सब जगह फॉलो किया जा रहा है। जो बहुत हाई एंड होटल्स हैं, मैं बात करूँ लीला, ओबरॉय, मैरियट, हायत, इन सब में तो 100% जो गेस्ट के बफे पे रखा हुआ होता है सामान, चाहे वो क्रोजो हो, विनो सीरीज में डेनिसेस हो, पफ्स हो, वो सब एक्स्ट्रा ड्राई बटर से बनता है। एक्स्ट्रा ड्राई बटर। एक्स्ट्रा ड्राई बटर। बैंक्वेट की बात करूँ तो वो बटर से बनता है। अच्छा। पर मार्जरीन से तो बिल्कुल भी नहीं बनता। जैसे आपने केक के लिए बताया कि भाई हम लोग कोशिश करें, हमारी सोसाइटी में भी अब तो बहुत जगह होता है, महिलाएं भी शुरू कर रही हैं होममेड अच्छे केक्स, और अच्छे केक्स आते हैं। तो आपने कहा भाई हम वो प्रेफर करें बजाय ऐसी जगह जहां बल्क में बन रहा हो। कुकीज, बिस्किट्स, या जैसे ये क्रूजो हो गए या पफ, आपने कहा कि इनके लिए आपकी क्या सलाह है कि लोग कहाँ से खरीदें, कैसे, क्या, या खरीदते समय हम कुछ देख सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि किस में बना है? खरीदते समय तो नहीं पता लगा सकते, लेकिन हाँ अगर आप ऑर्डर करें, मतलब हम तो ये करते हैं, आपने देखा होगा कभी भी, जैसे हमने तो बहुत नोटिस किया इस बात को, कि जब कभी भी कोई टेबल होती थी हमारे पास एक्सपेक्ट गेस्ट की जो बाहर से आए हुए हैं, तो फॉरेनर गेस्ट एक ही चीज़ ऑर्डर नहीं करते। पहले एक ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री ऑर्डर करेंगे, उसी को एंजॉय करेंगे, बोले ठीक है चलो अब इसी को ऑर्डर कर दो, ट्राई नहीं करेंगे। तो आप एक बार ऑर्डर करके देखिएगा कि अगर वो क्रोजो हैं तो उसकी टेंडेंसी है वो क्रिस्पी होना चाहिए, फ्लैकी होना चाहिए, उसके अंदर अच्छा वेब होना चाहिए। अगर वो है और किसी ने आपके ईगो को एक बार सेटिस्फाइड कर दिया, तो आपको बार बार अपने ब्रांड नहीं बदलने चाहिए। मतलब ये एडवाइजेबल है। अगर आपको सेट हो गया है और आपको लग गया कि ये ठीक है, तो बस ठीक है, वो अच्छा बनाएंगे। उनको भी पता है कि उनको भी अपने कस्टमर को रिटेन करना है, वो कुछ चेंज नहीं करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम आई थी, या आपको स्मेल आया, कभी कोई ऐसा बैड ऑर्डर आया उसमें, कभी कोई उसकी एरोमा अच्छी नहीं है, या फिर कुछ भी ऐसा, एक बार अगर आपका एक्सपीरियंस खराब हो गया, तो आप समझिएगा कि आप हमेशा सावधान रहेंगे उस प्रोडक्ट को लेके कि नहीं ये नहीं बनाना। तो इसके लिए ब्रांड बहुत काम करते हैं। कुकीज भी हमें देखना चाहिए कि पाम ऑयल से ना बनी हो, ऐसा? पाम ऑयल से मोस्टली अच्छे ब्रांड पाम ऑयल से नहीं बनाते। अच्छे ब्रांड की बात करूं मैं तो, अगर आप ब्रिटानिया की बात करेंगे तो उनका पाम ऑयल बेस्ड कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो तो इतनी लंबी कैप क्यों पहनते हैं आप लोग? उसका कुछ, उसकी कोई कहानी है या शेफ की? उसकी भी कहानी है। आप समझिएगा कि अब तो स्मार्ट कैप भी आ गई, ऐसे करके भी नाइट कर वो कर लेते हैं, बिल्कुल छोटी कैप्स भी आ गई। लेकिन जो उस टाइम की कैप थी ना, कि जो भी, और वो ओपन है, कि जो भी हीट, चूंकि हीट का काम है किचन में, अब एसीज आए, शुरू में एसीज नहीं थे, सो हीट का निकलने का जो एक ही रास्ता है कि आपका सर जो है वो खुला हुआ हो। तो आपने देखा होगा कि अब जैसे कैप्स हैं, अब हैं तो लंबी, लेकिन उनके वो ऊपर से कवर हैं, बट कवर होने के बाद भी उनमें ऊपर मोटे मोटे छोटे छोटे छिद्र हैं, छेद हैं, तो वहाँ से हीट अच्छा बॉडी कि से आप बाहर गर्मी निकल में अगर जाए। काम कर रहे हैं। सो मेन पर्पस वो था लंबी कैप का। आपसे जानना चाहूँगी, 25 साल का करियर है जिसमें आप इतनी जगहों पर रहे, कोई सबसे अच्छा और कोई सबसे बुरा अनुभव एक शेफ होने का? कि कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि लोगों ने कुछ बुरा बोल के चला गया उस तरह से, तो दोनों तरह के इंसिडेंट में आपके जानना चाहूँगी एक्सपीरियंस कोई। मैं सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ताजमहल में काम करते हुए बताना चाहूँगा। मेरे गेस्ट थे, वो आए और मैंने उनसे अच्छे से बात की, उनको एक फ्रेश फ्रूट केक खिलाया, नीचे गया, पहले से बना हुआ था, अच्छे से स्लाइस किया, अच्छे से फ्रूट डिस्प्ले किए उनको। ये बात थी, मैं ताजमहल में था 2015 में, करीब 11 साल पहले। 11 साल पहले। वही गेस्ट मुझे अभी 2021 में वापस उन्हीं गेस्ट का फ़ोन आया। उन्होंने वहाँ के किसी कैप्टन को फ़ोन किया कि वहाँ पे एक शेफ़ थे, नाम तो मुझे याद नहीं है, उन्होंने मुझे फ्रेश पेस्ट्री खिलाई थी और वो वहाँ थे। उन्होंने, उन कैप्टन ने नीचे जाके सर्विस में पूछा कि 2015 में इस दिन यहाँ का पेस्ट्री शेफ़ कौन था, तो वो तो पता चल गया कि पता रहता है ऐसे। हाँ जी, 2015 में तो मैं ही था, तो पूरे हाँ, साल लेकिन नहीं पूरा रहा। इतना हाँ, तो पेस्ट्री शेफ़ वाली बात थी, तो मतलब उस पोजीशन पे पता चल गया कि हाँ ठीक है, कि उनका नंबर दे दो।
ओह माय गॉड, आपने बनाया था वो पेस्ट्री? हाँ जी। सो माता रूपरानी मग्गो देवी करके उनका हॉस्पिटल है, 2-3 हॉस्पिटल हैं उनके जनकपुरी में। अच्छा। तो उन गेस्ट ने मुझे फ़ोन किया कि साहब हमने ऐसे ऐसे करके, और हमारे बेटे का बर्थडे है और हम चाह रहे हैं कि हमें याद आया अचानक से, आप हमें एक 5 kg का अच्छा सा कोई 2 टियर 3 टियर केक बना के प्लीज़ क्या भेज बात दीजिए। है। मैम ये 2021 से लेके आज तक लगभग मैं हर साल ना उनको 50 किलो फ्रेश फ्रूट केक सेल करता हूँ। और वो फ्रेश फ्रूट केक मैंने भी शेफ कुरैशी से सीखा था 2010 में, जब वो वेस्टर्न गुड़गांव में काम कर रहे थे। उससे पहले हम फ्रेश फ्रूट केक नॉर्मल व्हिप क्रीम में फ्रूट डालते थे और दे देते थे। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप एक पेस्ट्री क्रीम बनाओ, अलग से एक क्रीम बनाओ, फिर व्हिप क्रीम बनाओ, फिर इन दोनों को 50-50% मिक्स करो, इसको कहते हैं क्रीम डिप्लोमेट। तो डिप्लोमेट क्रीम बनाओ, इसको फ्रूट क्रीम भी कहते हैं इंडिया में। इसमें फ्रूट लगाओ, ये बहुत अच्छा जाएगा। तो वेस्टर्न गुड़गांव में सबसे ज़्यादा फ्रूट केक बिकता था। आज भी मैं, मेरे आउटलेट पे भी सबसे ज़्यादा फ्रूट केक बिकता है। अब ये श्रेय तो मैं हमेशा शेफ कुरैशी को दूंगा कि थैंक्स, मैं वेस्टर्न में गया, उनके अंडर में काम किया, वहाँ से वो केक सीखा। लेकिन अब मेरे स्टूडेंट भी, उनका भी एक्सपीरियंस है कि उनका सबसे ज़्यादा फ्रेश फ्रूट केक हिट रहता है। क्या बात है। तो ये फूड के साथ अच्छा एक्सपीरियंस है। खराब, अनप्लेजेंट, या किसी उस दिन खराब लगा हो, बेइज्जती लगी हो कि? मैं जब मैंने एक बार एक ऐसे शेफ के साथ काम किया जिनका एक्सपीरियंस बहुत शानदार था। यानी वो इतने ज़्यादा शेफ थे कि उन्होंने मुझे एक मेन्यू दिया। JW मैरिट में मैं काम करता था। मेन्यू दिया तो मैंने वो पढ़ा आराम से। तो अगले दिन उन्होंने पूछा कि हाँ वो बलिंदर, वो मेन्यू पढ़ा आपने? मैंने कहा हाँ जी सर पढ़ा। कितनी बार? तो मैंने ईमानदारी से बताया सर 1 बार। उन्होंने कहा मैं होता ना तो इसको 10 बार पढ़ता। अब उसके प्राइस बताओ। क्रोसो पे मैंने क्या प्राइस रखे थे, कुकीज़ पे मैंने क्या प्राइस रखे थे। तो मैंने उस दिन सोचा यार मैं या तो मैं शेफ़ नहीं हूँ, या फिर मेरे से गलती हो रही है, या फिर ये मेरे से मतलब कुछ खार खाए बैठे हैं। ऐसा क्या है, मैं ऐसा क्या करूँ? मैंने पूरे समय मैं उनको हमेशा मेरे उस दौरान में जब वो मेरे बॉस रहे, मैं हमेशा अपने आप को उन्हीं को मनाते हुए देखता था। और वो मानते ही नहीं थे। मतलब उनको पता नहीं, उनको मेरी शक्ल पसंद नहीं आ रही थी या फिर उनको क्या था, ये तो उनको पता होगा। लेकिन मैं अपने पूरे समय में, बीच में एक दौर ऐसा आया कि मैं ये सोचने लगा कि प्रभु, मैं जब जाऊं बाइक से तो ना मुझे छोटी सी टक्कर लग जाए, छोटी सी, कि मेरा हाथ पैर टूट जाए, आराम मिल जाए 1-2 महीने का, तो मैं शांत हो जाऊंगा। क्योंकि उनकी नॉलेज इतनी अच्छी थी और वो इंसान इतने अच्छे थे, इतने सभ्य थे। कभी वो साउट नहीं करते थे, कभी एब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं यूज़ करते थे। मतलब बहुत ही शानदार इंसान कि जो भी जाए वो उनके पैर छूता था, इतने अच्छे। लेकिन वो इतने ज़्यादा शेफ थे तो सबके बस की इतने ज़्यादा शेफ के वही वो नहीं था। मतलब वो अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, आज भी सही हैं, उस समय भी सही थे। लेकिन शायद तब तक मैं इतना तैयार नहीं हो पाया था 10-12 साल काम करने के बाद भी कि इतने महान शेफ के साथ काम करूं। तो कभी कभी किसी महान के नीचे काम करना भी ना मुश्किल होता है। तो मुझे अब समझ में आ जाता कि मैं अपने गाँव जाता था, घर जाता था, तो जब फैमिली में सब लोग हंस चुके होते थे तो मैं बोलता क्या बात थी, क्या बात थी। तो मेरा वो पूरा समय जो है वो मुझे क्योंकि मैं बहुत यंग था तो मुझे पता नहीं चला। अब मैं सोचता हूँ कि अच्छा मैं उस टाइम डिप्रेस था, इसका मतलब उनकी उस ज़्यादा शेफ होने ने मेरा पूरा वजूद डिप्रेस कर दिया कि मैं सोचने लगा कि थोड़ा सा आराम मिल जाए। और मैं नौकरी तो नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं सीख बहुत रहा हूँ, क्योंकि इनको नॉलेज बहुत है, क्योंकि ये इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये इतने शेफ हैं और मैं इतना हूँ नहीं। तो थोड़ा सा आराम मिल जाए, छोटा सा एक्सीडेंट हो जाए, 2-3 महीने में लेट जाऊँ। तो ये मुझे आज भी, मुझे सपने में कभी वो आते हैं तो अगले दिन मैं उठ जाता हूँ, मैंने कहा रात तो एक्स शेफ मेरे सपने में कुछ गड़बड़ कर दी होने लगता है। कभी किसी क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ कोई ख़राब एक्सपीरियंस? नहीं मैम, वो तो मैं जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही बिल्कुल हंसी खुशी बात कर लेता हूँ आज भी और उस टाइम भी। सो क्लाइंट के साथ मेरा कोई एक्सपीरियंस अच्छा, बाकी जितने मेरे साथ शेफ्स आए, हम आराम से बात करेंगे। मैं आज मतलब जहाँ पे भी हूँ उसमें उन शेफ का तो सबसे ज़्यादा योगदान है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतना कुछ सीखा है। मेरे पूरे 10-11 साल की जर्नी एक तरफ और उनके साथ 1 साल काम किया हुआ एक तरफ, इतना ज्ञान था उनमें। लेकिन वो ज्ञान लेते समय मैं किस दौर से, किस मेंटल स्ट्रेस से गुजरा, वो मैं आज भी मुझे याद आता है। तो मैं घबरा जाता हूँ कि नहीं दोबारा नौकरी नहीं कर सकता और उनके साथ तो कर ही नहीं सकता, जबकि पूजनीय है। आज भी मैं उनका सम्मान करता हूँ, नाम उनका उदाहरण लेके बताता हूँ, ये रेसिपी मैंने उन शेफ से सीखी, ऐसे सीखी। तो अब जब आप सिखाते हैं
बच्चों को, जी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आप उतने शेफ ना हो जाए या उतने स्ट्रिक्ट ना हो जाए? मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। और जब कभी ऐसा होता है कि मैं कभी इतना हो गया तो मैं अगले दिन उनके कंधे पे हाथ रख के ही बोलता हूँ, यार कल तो ना मेरे अंदर एक्स आदमी की आत्मा आ गई थी इसलिए मैं ऐसा हो गया था, नहीं तो मैं बल्लू ही हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। कैसे इंस्टीट्यूट खोलने का क्यों और कैसे सोचा? भाई अब आराम से कहीं भी 5 स्टार में बढ़िया सैलरी आती है, अपना सिक्योर नौकरी होती है, क्या उतने स्टूडेंट्स आते हैं आप सीखने? जी मैम, ये बात है, जब मैं ताज मानसिंह में काम कर रहा था तो वहाँ पे ना अभी भी होटल में जो इंटर्न आते हैं वो मोस्टली फर्स्ट वो आते हैं जो होटल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। 3 साल का प्रोग्राम है, उसमें फर्स्ट ईयर एग्जाम देने के बाद सेकेंड ईयर शुरू करने से पहले फर्स्ट 6 मंथ में एज एन इंटर्न होटल में भेजते हैं। वो 1 साल वो चला जाता है स्टूडेंट का, वो 6 महीने ट्रेनिंग करता है सारे डिपार्टमेंट में, यानी सर्विस में, हाउसकीपिंग में, फ्रंट ऑफिस में और किचन में भी, अलग अलग किचन में, चाइनीज में भी, इंडियन में भी, बैंक्वेट में भी और बेकरी में भी आ जाता है 1 हफ्ता या 2-3 दिन के लिए। लेकिन उस स्टूडेंट को फिर 2 साल वापस जाना होता है। वो ओवरऑल पूरा जो होटल मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया में ऐसा है कि ये कभी 1980s में कोर्स क्यूरेट किया होगा जो भी महारथी उस टाइम पर रहे होंगे, उस समय के लिए उस टाइम बिल्कुल परफेक्ट था वो। अब नहीं। अब हमारा वो 20 साल और ये 25 साल, इतना समय हो गया, लेकिन आज भी वो उसी पैटर्न पे चलता आ रहा है कि इनको थ्योरी पढ़ाओ, प्रैक्टिकल वीक में 1 दिन कराओ। तो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन चूंकि वो स्टूडेंट 1 दिन होता है, वीक में 1 दिन हुआ, बाई चांस उस दिन भी स्किप कर गया, दोस्तों के साथ मूवी देखने निकल गया, क्रिकेट खेलने चला गया कहीं, तो पूरे महीने में 3 क्लास होती हैं 4 की जगह, 7-8 महीने स्कूल खुलते हैं, तो पूरे साल में उसकी प्रैक्टिकली 22 क्लास होती हैं पूरे साल में। और बेकरी का ऐसा कर दिया गवर्नमेंट ने कि सेकेंड ईयर में बेकरी नहीं है, बेकरी पेस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, फिर थर्ड ईयर में पढ़ाई जाती है। अच्छा। तो पूरे 3-4 साल की डिग्री करते हुए उसने केवल 40 प्रैक्टिकल क्लास ली। तो समझिएगा कि जीवन के 4 साल गए और आपने प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन 40 दिन किया। सो वो बच्चा ना, जो 50 लोगों का बैच होता है उसमें किचन में काम करने वाले केवल 5 ही होते हैं। उन 5 में से भी 1-2 बीच में छोड़ देता है, तो 3-4 ही निकल के वो कहते हैं कि हम भी अपने बैच को याद करते हैं। तो मैं गिन के 3 लोगों को याद करता हूँ जो किचन में काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, अदरवाइज सब ने छोड़ दिया या दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए। तो मेरे मन में आया कि मैं एक ऐसा छोटा सा कोर्स कर लेता हूँ 2 महीने का, कि होटल मैनेजमेंट का जो लास्ट ईयर वाला स्टूडेंट है और वो बेकरी करना चाह रहा है, तो मैं होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाऊँगा, उनको बोलूँगा सर इनको आप कुछ पैसे मुझे दे देना ताकि मेरा खर्चा निकल जाए। और मैं इनको बेकरी की वो चीज़ें सिखा दूंगा कि बेसिक टार्ट बनाना सीख जाएं, ये फ्रूट को काटना सीख जाएं, उसको चॉकलेट की गार्निश लगाना सीख जाएं। क्योंकि जो कोर्स होटल मैनेजमेंट का है उस हिसाब से तो उनको कुछ सिखाना ही नहीं है। उनको तो होटल मैनेजमेंट में आज भी कवर्चर चॉकलेट नहीं पता। आज भी मैं 2-3 होटल मैनेजमेंट विजिट करता हूँ दिल्ली में, आज भी वो मार्जरीन से कुकीज बनवाते हैं, जो कि बजट ही नहीं देती गवर्नमेंट इतना। तो बजट जितना गवर्नमेंट देती है उस टाइम के हिसाब से गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि उस टाइम मार्जिन चेंज हो गया। अभी अमूल बटर भी लेंगे तो वो शिक्षण, उनके पास बजट ही नहीं है इस स्पेसिफिक फील्ड के लिए। तो धीरे धीरे करके क्या होने लगा मैम, होटल मैनेजमेंट जो एक टाइम पे 100% ऑक्यूपेंसी के साथ स्टूडेंट होते थे, होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट नहीं मिलते करने के लिए कि मुझे होटल मैनेजमेंट करना है। अच्छा। तो होटल मैनेजमेंट अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। 25 साल पहले हमने एग्ज़ाम दिया था प्रैक्टिकल, पहले वो एग्ज़ाम हुआ था हमारा नॉर्मल, जैसे उस टाइम पॉलीटेक्निक के थ्रू एग्ज़ाम हुआ था, यूपी, चूँकि यूपी उत्तरांचल तब बन ही रहा था। उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन जीडी इंटरव्यू वो लखनऊ में हुआ था, तब कहीं उसमें से 50 बच्चे निकले थे, वो कुछ उत्तरांचल। अब ऐसा नहीं होता है? अब ऐसा नहीं होता। अब तो आपने फॉर्म भर दिया, आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूट तो मिल ही जाएगा। एग्जाम दे दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं एग्जाम दे दिया तो कोई बात नहीं। तो आपको लग रहा है कि कम बच्चे आ रहे हैं? अब होटल मैनेजमेंट वाले कम बच्चे आ रहे हैं। अब जिस तरीके के स्कूल हमारे हैं, ऐसे हम अकेले नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं। मुझे ऐसा लगा था कि अब तो टैबू भी हट गया, अब मतलब ज्यादा संख्या में यंगस्टर्स इस करियर को चूज करते होंगे। ज्यादा संख्या में चूज कर रहे हैं, लेकिन कैसे? वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें पूरे साल में ना, मुझे तो सपोज करो मुझे शेफ बनना है, तो मैं हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस की सब क्यों करूं? वो सब मैं कहाँ जाऊँगा उसको करके? और मेरे जीवन के 3 से 4 साल चले जाएंगे। तो जो अब का यूथ है वो कहता है 4 साल के बाद मैं 15,000 की तो नौकरी करूंगा, और मैं 6 महीने का कोर्स करके भी 15,000 की नौकरी करूंगा या 20,000 की नौकरी करूंगा। सो इससे अच्छा है कि मैं ये 20,000 वाली नौकरी को अभी 6 महीने के बाद शुरू कर दूं। मैं 6 महीने कोर्स करूंगा, 6 महीने की इंटर्नशिप प्रोग्राम है, उसके बाद 1 साल के बाद मैं तैयार हूँ। मुझे 20,000 टेक होम की सैलरी मिल जाएगी, 25 मेरी CTC होगी। और मैं 4 साल पहले कोर्स किया था और आज पास आउट हुआ तो भी मुझे 25 मिल रही है। तो मेरे जीवन के 4 साल भी तो चले गए, वो तो मुझे वापस नहीं मिलेंगे कभी भी। और स्किल नहीं आया मेरे पास,
तो जैसे ही हमने इसको स्किल फोकस किया तो आप यकीन मानिएगा कि पहले साल में हमने 6 टेबल रखी, मैंने 5 टेबल रखी कि 10 स्टूडेंट आ जाएंगे, बहुत है। और एक छोटी सी जगह लगभग 55,000 रुपीज़ उसका रेंट था। 2 किचन एड, एक मैं और एक हमारे साथ जो मेड काम करती थी शशि जी, वो भी हमारे, और एक फ्रंट ऑफिस में लड़का, ये 3 लोग थे। हमने सेटअप शुरू किया और लकली 10 बच्चे हमें आए। मुझे लगा ये तो बहुत ही बढ़िया है, 10 बच्चे आए। हमने 2 लाख रुपए फीस रखी उस टाइम पे, और 10 बच्चे को हमने मल्टीपल किया, तो बहुत बढ़िया, शानदार, हम तो अंबानी बन जाएंगे। ये जुलाई बैच की बात करूँ मैं मैम जनवरी में 2 ही बच्चे आए, तो अंबानी साहब ने जितने टायर खरीदे थे उन सब की हवा निकल गई जनवरी में आके। बट जैसे ही वापस से जुलाई आया, हमारे पास 20 स्टूडेंट आए, तो हमें एक और फ्लोर लेना पड़ा। फिर ये मैं 17 की बात बता रहा हूँ, 18 की, 19 में और बच्चे आए तो हमें एक और फ्लोर लेना पड़ा। फिर बीच में कोरोना के समय में थोड़ा सा आया, हम ऑनलाइन चले गए। लेकिन जैसे ही कोरोना फिनिश हुआ तो हमें उस पूरे सेंटर को कलनरी स्पेसिफिक सेंटर बनाना पड़ा कि वो कुकिंग में है, और हमें एक और सेंटर लेना पड़ा बिल्कुल जनकपुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे, हयात सेंट्रिक के सामने एकदम से, जिसका रेंट लगभग 5-6 लाख रुपीस है आज की तारीख में, और उसकी कैपेसिटी है 48 स्टूडेंट ए टाइम एक बैच में, जो हमेशा भरे रहते हैं। तो आप सिर्फ स्टूडेंट्स लेते हैं? जैसे अब मेरे जैसा कोई है आए कि भाई हमको बेकिंग सीखनी है, तो आप कोई भी आ सकता है? हम उनको ऑफर करते हैं कि आप हॉबी चोली सीख लीजिएगा, वीकेंड्स में आ जाइएगा, सैटरडे संडे में आके सीख लीजिएगा। आपको हम 1-to-1 की क्लास देंगे, स्पॉन्ज कैसे बनाते हैं, लेयर कैसे करते हैं, गार्निश कैसे बनाते हैं। अगर किसी को करियर ड्रिवन करना है, अपना करियर बनाना है इसी सब्जेक्ट मैटर पे, इसी में, तो फिर आप वो इन डेप्थ वाला कोर्स कीजिएगा जो फुल टाइम है। उसमें टेबल में इसको मतलब हमारी पूरी स्कूल में कोई स्टूल नहीं है बैठने के लिए, जैसे होटल है कि आपको 8 आवर 9 आवर खड़े ही रहना है, सेम ऐसी ट्रेनिंग हम उनको देते हैं। कुछ लोग बीच में छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं कि सर नहीं कर पाते। क्योंकि एक्चुअली बाहर से देखकर ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया नौकरी है, बहुत बढ़िया काम है। जी हाँ, 5 स्टार्स में जाओ। ये क्या वाकई ये इतना आसान काम है, या हमने इसको ज़्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है शेफ के काम को या होटल इंडस्ट्री के काम को? आसान है, सम्मानित लगता है एक टाइम पे। जैसे मैं आज 25 साल अपने जीवन के देने के बाद कहूँ तो लोग मुझे पहचानते हैं कि अरे शेफ बालिंदर, आओ शेफ बैठो। 25 साल पहले तो यहाँ एंट्री का भी कोई रास्ता नहीं था। सो मैं बात करूँ कि ग्लोरीफाई है ये, बट समय ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, और शायद सबको नहीं सबसे दुख की बात यह है कि शुरू में जो हमारी इंडस्ट्री है, कुछ होटल अभी भी शुरू में जो उनका जो पे बैंड है वो बहुत कम है। कुछ होटल ने बहुत अच्छा कर लिया, जैसे कि मेरे 2 होटल हैं एरो सिटी में, वहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं, उनको ऑलमोस्ट 10,000-12,000 रुपीज़ पर मंथ स्टाइफंड मिलता है ट्रेनिंग के टाइम पे। यानी जिस दौरान में वो केवल ट्रेनिंग सीख रहे हैं इंटर्न की तरह, उस टाइम पे एक रोजेट हाउस, एक पुलमैन, वो ये अमाउंट पे करते हैं। बाकी के होटल्स 5,000, 2,000, कोई होटल 1,500 रुपीज़ पे करता है। उनसे पूछो 1,500 रुपीज़ में तो 2 जोड़ी अच्छी सॉक्स भी नहीं आती अगर बच्चे को चेंज भी करनी पड़े महीने में। और वो फिर ऐसे ही उनका पेमेंट जब वो एम्प्लॉयड करते हैं तभी भी ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अब जैसे घर में हम लोग एक ही व्यक्ति भी 4 दिन अलग अलग दिन पोहा बनाएगा तो स्वाद बदल जाएगा। अब माँ भी कुछ बनाएगी तो हम कहेंगे आज वैसा नहीं है जैसे उस दिन था जी। लेकिन अब होटल्स में तो पूरा एकदम, अगर एक स्वाद है तो आप चाहे 10 दिन बाद जाइए, चाहे 2 महीने बाद जाइए, वो अगर एक दाल है या पनीर है तो उसका स्वाद नहीं बदलता। तो क्या बिल्कुल एक फिक्स वो रहता है कि चाहे कोई भी बना रहा हो वो उसी SOP को फॉलो करेगा? कैसे, हाउ डज इट वर्क? आप जब हम होटल किचन की बात करते हैं, इंडिविजुअल जो किचन्स हैं वो सब के पास अपना रेसिपी बुक है। अच्छा। मैं अगर शेफ नए होटल को ज्वाइन करता हूँ तो सबसे पहले मुझे ये एडवाइस किया जाता है कि सर अनलर्न वट एवर यू लर्न टिल डेट, ओके, उसको बिल्कुल अनलर्न करके आप अपने पास रखिएगा, वो अच्छा है। हाँ। हमारी रेसिपी सामने रखी हुई है, ये है। और ये कभी किसी ने फिक्स कर दी होगी? जब वो प्री ओपनिंग फेज होता है उस टाइम पे वो शेफ फिक्स करते हैं। ओके, तो हमारा इतना स्पॉन्ज जाएगा, इतने ग्राम शुगर सिरप जाएगा, इतनी क्रीम जाएगी, इसमें इतना फ्रूट जाएगा। तो आप एक्सपेरिमेंट अपना नहीं कर सकते? नहीं। हाँ, जब आप उस पोजीशन पे हैं तो आप कीजिएगा, हम उसको भी रेसिपी में डालेंगे। तो कोई नया आदमी व्यक्ति आएगा तो वो विशेष व्यक्ति उसी रेसिपी को फॉलो करेगा। जो भी रेसिपी फॉर्मेट है, स्टार्टिंग में आप ये मानिए कि मैंने वेस्टर्न गुड़गांव जून में ज्वाइन किया था और वो नेक्स्ट ईयर फरवरी में ओपन हुआ। जून से फरवरी तक आप रेसिपीज फिक्स कर रहे थे? रेसिपी ही फिक्स, नॉट मी, मैं तो सुपरवाइजर था उस टाइम पे शेफ दी पार्टी, बट जो मेरे ऊपर सू शेफ थे और मेरे ऊपर जो पेस्ट्री शेफ थे, वो लोग सब मिलके, वो हम तो उनको हेल्प कर रहे थे। फिर यही काम जब हमने JW मैरियट ओपन किया
तो शेफ़ ने यही काम मुझसे करवाया। मैंने, मेरे नीचे जो सुपरवाइजर्स थे उन्होंने किया। इंटरेस्टिंग। सो सेम ऐसे ही जब मैं कोई ताजमहल में गया रेसिपी तो जब कोई कस्टमर रिजेक्ट कर देता है बुला के कि क्या इतना बुरा बना है, फिर उस रेसिपी का क्या किया जाता है? मोस्टली ऐसा होता नहीं है, बट यस अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो रेसिपी तो चूंकि बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद क्यूरेट हुई है, उस शेफ ने जरूर कुछ गलती हो जाती होगी, तो वो देखा जाता है। तब वो देखा जाता है। तो फिर उसकी बुक बनती है, कहीं पे रेड बुक, कहीं पे ब्लैक बुक की। अगले दिन वो मीटिंग होती है, उस शेफ को बुलाया जाता है, पूछा जाता है किस समय आपको ऑर्डर मिला, क्यों ऑर्डर 25 मिनट में गया, 20 मिनट में क्यों नहीं Oh my गया। So, जो पीछे बैकएंड प्रोसेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगले दिन ये होता है कि अगर गेस्ट वाइज, जैसे उस टाइम पे मैरियट में गेस्ट वाइज होता था कि 10 आउट ऑफ 10 है, 10 तो ओके, अगर वो 8 हुआ तो क्या क्या सर्व हुआ उसको अच्छा, जो ट्रेस रिव्यू हम लोग बाद में लिखते हैं जो उसमें, बाद में आता है, तो वो 8 क्यों हुआ, तो फिर वो पूछा जाता है इसको सर्विस किसने दी, अच्छा, आपसे कहाँ गलती हुई, खाना ठंडा हुआ, गर्म सर्व हुआ, कहाँ गलती हुई, आपने जो ऑर्डर लिया क्या आप समझ पाए। सपोज कीजिएगा, मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, शेफ़ ने बोला कि ये गेस्ट रेगुलर आते हैं और शेफ़ ये ना वाइट एग वाइट वाला अपना लेते हैं ऑमलेट, चिलीज़ ज़्यादा लेते हैं। अब जिस व्यक्ति ने वो उसने नहीं बनाया, जो उनका रेगुलर शेफ़ था, किसी दूसरे शेफ़ कॉमी ने बनाया, तो वो कितनी ज़्यादा लेते हैं वो स्पेसिफिक, ये जो कि इंसिडेंट मेरे सामने आया, तो उन्होंने बोला कि सर शेफ़, वो गेस्ट ने कंप्लेन की कि चिली ज़्यादा थी। तो उसने बोला कि शेफ़ नहीं, मैंने तो अपने कॉमी को बताया था कि चिली डालनी है। तो हमारे एग्जीक्यूटिव शेफ़ ने पूछा क्या आपने बताया था कितनी चिली डालनी है? माय गॉड। तो उसका पनिशमेंट उनको मिला कि आपको ये बताना चाहिए था कि अगर 2 एग वाइट होता है तो इनमें अगर वो 5 ग्राम 10 ग्राम चिली उनको वो एंजॉय करते हैं, तो आपने क्या अपने जूनियर को बताया था। तो मतलब जो पीछे है, कितना और सीरियसली लिया जाता है। देखिए वहाँ हम से लोग मौज मस्ती के लिए जाते हैं होटल्स में खाना खाने, लेकिन उसके पीछे कितने लोगों की बहुत सीरियस मेहनत लगी होती है। हाँ, उसके पीछे एक सूस शेफ हैं, वो केवल केओटी को स्टडी कर रहे हैं कि ये किस टाइम पंच हुई थी, क्या वो खाना पिकअप हो गया, और वो खाना देख रहे हैं। उनके पास एक स्पून है, साथ में एक अलग से उन्होंने वाटर का वो रखा हुआ है, वो हर एक खाने को टेस्ट करते हैं पहले। उनके टेस्ट ओके होने के बाद वेटर उस साल्वर को, प्लेटर को वहाँ से पिकअप करते हैं। टेस्ट से याद आया, किसी मैं पता नहीं अब कहानियां होती क्या होती हैं, किसी ने कहा कि अरे वो शेफ ने कुछ सूप या कुछ तो था, खुद पी के झूठा सर्व कर दिया। ये इस तरह की जो कहानियां सुनते हैं, कोई नीचे चीज गिरी लेकिन उसको वापस रख के सर्व कर दिया। 5 स्टार्स में भी ये पॉसिबिलिटी होती है। और मैं जिस स्पून की बात कर रहा हूँ कि उससे एक बार सूप लेने के बाद पास में ही पानी होता है, अच्छी तरह से उसको पानी में डिप करके वाइप करके तब दूसरी डिश में जाता है। क्योंकि शेफ तो अब ऐसा तो नहीं है कि 25 चम्मच लेके रखेंगे अपने पास, तो झूठा और ऐसे तो कभी कोई सर्व, ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा, ये सब कहानियां होती हैं। तो कोई कोई होटल क्या करता है, सूस शेफ के पास अलग अलग स्पून्स रख देते हैं, छोटी छोटी वुडन की, डिस्कार्ड वाली, कि आपने यूज़ किया डिस्कार्ड कर दिया। तो अगर वो नहीं है, स्टील स्पून नहीं है, तो आपके पास दूसरी स्पून होंगी, फूड आपका टेस्ट होएगा। टेस्टिंग के बिना गेस्ट के पास नहीं जाएगा। तो ये सारी इंजीनियरिंग है। मतलब कहीं पे भी कोई भी किसी भी सिस्टम को अगर ब्रीच कर दिया, कहीं पे भी कोई ऐसा हो गया कि ये टूट गया, तो वो पूरा चेक होगा। मतलब आप ये समझिएगा कि अगर कोई गेस्ट ये कहता है कि उनको क्रीम, उनका केक खट्टा था, तो 1 घंटे में ये पता चल जाएगा ये केक किस दिन बना था, किसने बनाया था, कौन से दिन की क्रीम यूज हुई थी, ये सब सारी लॉगबुक बनती है। किचन में जो सूसे वाली पोजीशन होती है, उनका काम लॉगबुक मेंटेन करना ही होता है। सबसे बड़ा काम उनका मैनेजमेंट का, कि क्या आया, किसने बनाया, कब बनाया, वो बैच कहाँ रखा हुआ है। सो जो इंटर्न जाते हैं वो शुरू में केवल डेट टैग लगाना सीखते हैं कि आपको ये सामान डिस्कार्ड करना है और इस पे अंदर जाके डेट टैग चेंज करनी है, ताकि मुझे पता रहे कि ये सामान मेरा कल बना था, तो इससे मुझे आज कुछ बना करके गेस्ट को खिलाना, नहीं तो कल तो ये ख़राब हो जाएगा। चलिए, तो अब चलते चलते आप हमारे सारे व्यूअर्स को, खासकर वो बच्चे जो आपको इसलिए सुन रहे होंगे कि वो शायद होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी में आना चाहते हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं कि भाई इंडस्ट्री अब कितनी बदल गई है, आज की वास्तविकताएं क्या हैं और उन्हें आना चाहिए या नहीं? ओके, सो इस मैटर पे अगर हम बात करेंगे तो मेरी जो पर्सनल एडवाइस रहती है कि अगर आपको सचमुच में शेफ बनने का सपना है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा ये इंडस्ट्री, क्योंकि ये जो रास्ता है शुरुआत में बहुत आसान नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कठिन है, आपको 20 घंटे किचन में ही खड़ा रहना पड़ेगा, बट यस स्टार्टिंग स्टेज में थोड़ा सा लॉन्ग आर है। स्टार्टिंग स्टेज में क्योंकि आप सीख रहे हैं, तो आपको हर उस व्यक्ति से सीखना पड़ेगा, चाहे
वो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपको अपनी गर्दन नीचे ही रखनी है, आपको यस मैन ही बनना है, यस गर्ल ही बनना है, मतलब आपको बहुत ओबीडेंट रहना है। तो अगर आप में ओबीडेंसी है, आप में एडेप्टिंग पावर आपकी बहुत अच्छी है, आप कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं, आपको गुस्सा नहीं आता है, आप बहुत प्रिसाइज काम करते हैं, आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप में पैशन है कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे शेफ ही बनना है, और आप घड़ी नहीं देखते हैं, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। इस इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ है। मतलब मैं बात करूं कि आप कितने पैसे कमा पाएंगे ये आज नहीं बता सकते। शेफ रणवीर बरार एक छोटी सी क्लिप का वो अमाउंट लेते हैं कि मैं मैं थोड़ा जानना चाहती थी सारे शेफ्स कितना पैसा कमाते हैं मतलब मैं ऐसे पर्टिकुलर किसी शेफ का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं अगर नॉर्मल बताऊं कि एक 30 सेकंड की क्लिप के आपको 2 या 3 लाख रुपए भी मिल सकते हैं, इतना फेमस होने के बाद कि जिस पोडियम पे हमारे फेमस शेफ एक 5 स्टार होटल का एक हेड शेफ, उसकी सैलरी कितनी होती होगी? मैम आज की तारीख में अगर मैं ताजमहल के शेफ की बात करूं, मैं 2015 की बात कर रहा हूं, उस टाइम पे उनकी सैलरी थी ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीस। 2015 में? 2015 में जो वहाँ पे शेफ थे, एग्जीक्यूटिव शेफ। तो आज कितनी होगी उनकी? अभी तो वो शायद कॉर्पोरेट शेफ हैं, मतलब वो उनकी ऑफिस अलग है, वो हेड ऑफिस में बैठते हैं, तो वो होंगे लगभग 10 से 12 के बीच में। तो फिर जब इतने प्रमोट हो जाते हैं तो वो शेफ खुद किचन में जाके कुछ बनाते हैं? नहीं, बस ये दुख है, ये विडंबना है फिर तो कॉर्पोरेट कि वो पैसे तो एंजॉय करेंगे लेकिन वो उनसे फूड दूर हो जाता है। सो ज्यादातर शेफ कहते हैं नहीं हमसे खाना दूर मत करो, हमें रखो किचन में, यही करेंगे हम जो भी कुछ करेंगे। वही तो जी। तो फिर ये मैनेजमेंट के रोल में आ जाते हैं, खाना वो मैनेजमेंट के रोल में आ जाते हैं। फिर आप समझिएगा कि उनका खाना उनके हाथ से निकल गया है, उनको बाकी की सारी चीजें मैनेज करना, मतलब पीआर तक हैंडलिंग करने की जिम्मेवारी आ जाती है कि आप कोई एक्टिविटी ऐसी कीजिएगा कि आप पीआर को कनेक्ट कर लीजिएगा, इनको बुला लीजिएगा, रिक्रूटमेंट वाला प्रोसेस। फूड कॉस्ट एक बड़ा कारण होता है शेफ के स्ट्रेस का, कि फूड कॉस्ट को कैसे कंट्रोल में रखें। जो नए लोग हैं वो तो थोड़ा सा वेस्ट ज़्यादा करते हैं, जो पुराने लोग हैं वो तो बहुत समझदार हो जाते हैं, उनके तो समझ में आ जाता है। लेकिन आपके पास जो पुराने लोग हैं वो उसके साथ साथ रिजिड भी हो जाते हैं, वो उनको जो आता है उनको लगता है वही सही है, तो जब उनको चेंज कुछ करना होता है तो चेंज करने में प्रॉब्लम आती है। जो नए बच्चे हैं, नए यूथ है, वो चेंज करने को तैयार है लेकिन उसके पास स्पीड नहीं है। वो इस बात से दुखी हैं कि हमें सैलरी कम मिल रही है, तो वो हैप्पी नहीं है, तो उनका हैप्पी इंडेक्स बहुत अच्छा नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस शेफ को आते हैं। फिर बड़ा मज़ा आया डॉक्टर बालेंद्र आपसे बात करने में। मुझे लग रहा है अभी तो आई कैन कीप ऑन आस्किंग एंड आस्किंग, बट मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि मैंने वैसे तो मीठा छोड़ा हुआ है, लेकिन शेफ आज मेरे लिए कुछ लेकर आए हैं। हेल्दी ऑल्टरनेटिव है आपने बताया। तो आज मैं खाऊंगी, अब उसको चाहे प्लेजर कहें या गिल्ट कहें, बट आज तो मैं खाने वाली हूँ। गिल्ट को स्किप करके आई ट्राई एंड फील गुड अबाउट इट। फील गुड है, मतलब जितनी चीज़ें हैं वो एगलेस हैं, क्योंकि एंजॉय कर सकते हैं आप, और शुगर फ्री तो नहीं है। लेकिन मेरे एक शेफ हैं, शेफ सागर, तो वो अक्सर मेरे से मांगते हैं कि शुगर फ्री कुछ खिला दो। मैंने कहा नहीं शेफ, कुछ ना मुझे स्पॉन्सर शुगर मिली है तो मैं फ्री की शुगर से तो बना सकता। शुगर फ्री नहीं, फ्री की शुगर, फ्री की शुगर है, तो शुगर बहुत कम है, बहुत लेस शुगर है। आप थैंक यू सो मच डॉक्टर बालेंद्र, आप हमारे शो पर आए, और एक छोटा सा तोहफा आपके लिए है, एक नहीं 2। ये हमने एक ग्रैटिट्यूड डायरी डिज़ाइन की है कि इसको आप रोज़ फिल कर सकते हैं। आप हालांकि इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं। आपकी इंस्टीट्यूट के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा थैंक यू वेरी मच। हमारे पास तो खाना होता है और कहानी।